Hello students, today we will start second chapter British power in India. In this video we will cover two topics: mercantilism and the expansion of European trade and the European rivals of the English East India Company. EIC का फुल फॉर्म क्या है? English East India Company. एंड लिसन स्टूडेंट्स, ये जो हिस्ट्री टर्म्स दे रखी हैं आपकी बुक में, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है, ये आपका होमवर्क होगा. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मर्केंटिलिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड. मर्केंटिलिज्म का मतलब होता है वाणिज्यवाद. द ओरिजिन ऑफ EEIC यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पावर ले इन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटिलिज्म पॉपुलर इन यूरोप एट दैट टाइम. उस टाइम पर जो यूरोप था उसमें मर्केंटिलिज्म बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस में था, यानी कि लोग उसका इस्तेमाल करते थे. अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो पूरी तरीके से डिपेंड करती थी किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर, कि जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, कितना कंज्यूम करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, एंड मोर देन इट्स इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ पोजीशन बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, इसमें क्या था कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसी तरीके से जो ट्रेड था या व्यापार था उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती थी. द प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटिलिज्म इन यूरोप वेंट हैंड इन हैंड विद मोनोपोली ऑफ इन ओवर सीज ट्रेड. ठीक है, उस टाइम पे क्या था, मोनोपोली बहुत चलती थी. मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि ट्रेड जो था वो एक ही कंट्री के हाथ में होता था. यूरोप में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनमें से क्या था, सिर्फ मोनोपोली चलती थी कि ट्रेड पर किसका एकाधिकार होगा. तो इसके लिए वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए. यूरोपियन राइवल्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी ट्रेड के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनमें आपस में बनती नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के राइवल्स बन गए थे, विरोधी बन गए थे. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन कौन से राइवल्स थे, जिसमें पहला आता है पोर्तुगीज़. ठीक है, फर्स्ट वन इज पोर्तुगीज़. अमंग द यूरोपियन पावर्स द पोर्तुगीज़ वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया. यूरोपियन पावर्स में जो पोर्तुगीज़ थे, यानी कि जो पुर्तगाली थे, वो सबसे पहले भारत आए. और पोर्तुगीज़ नेविगेटर और एक्सप्लोरर, यानी कि जो समुद्री यात्री था वास्को डी गामा, वो सबसे पहले भारत आया और उसी ने यूरोप से लेकर के भारत तक के लिए नया सी रूट जो था, यानी कि नया समुद्री मार्ग जो था वो खोजा. दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग रूट, और ये बहुत ही लंबा रूट था, लंबा मार्ग था. ट्रेडर्स जो इस मार्ग को अपनाते थे उन्हें वेस्ट अफ्रीका के टिप से होते हुए अफ्रीका तक सेल करते, यानी कि यात्रा करते हुए कालीकट तक पहुंचना होता था, और इसमें उन्हें काफ़ी लंबा समय लग जाता था. कालीकट जो कि केरला में है और आज के टाइम में उसका नाम है कोझिकोडे. हाउएवर फॉर द यूरोपियन ट्रेडर्स यूजिंग दिस रूट हैड बिकम नेसेसरी, और इस रूट को इस्तेमाल करना जो यूरोपियंस थे उनको बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था, यानी कि बहुत ज़रूरी हो गया था, बिकॉज of the rise of the Ottoman Empire in Turkey and West Asia, which disrupted traditional land routes. ऑटमन एम्पायर जो था टर्की और वेस्ट एशिया में बहुत ही फल फूल रहा था, जिसके चलते वो इस मार्ग को, बाकी जो मार्ग थे इंडिया तक आने के, उनको बाधित करता था. इसीलिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको मजबूरी में वास्को डी गामा द्वारा चुना गया जो रास्ता था, खोजा गया जो रास्ता था, मार्ग था, समुद्री मार्ग, उसको अपनाना पड़ा, और उसी के थ्रू वो लोग भारत आया करते थे. द पोर्तुगीज ट्रेडर्स एस्टैब्लिश सेटलमेंट एट कालीकट, कोचीन, गोवा, दमन एंड द्वीप. पोर्तुगीज जो थे, पोर्तुगीज ट्रेडर्स सबसे पहले कालीकट, कोचीन, गोवा और दमन और द्वीप वहाँ पर आए, और उन्होंने यहीं पर इन जगहों पर ही सबसे पहले अपना सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया. They were the first European power to establish their trading and administrative centers in Indian subcontinent and elsewhere in Southeast Asia, controlling most of the important sea routes in the region.
पोर्तुगीज़ ही सबसे पहले ट्रेडर थे जिन्होंने भारत में अपनी ट्रेडिंग कंपनीज और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में उनकी जो कंट्रोलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी बाकी सी रूट्स पर, यानी कि जो समुद्री मार्ग थे उन पर इन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर रखा था। बट दे वर नॉट सक्सेसफुल फॉर लॉन्ग एंड ओनली मैनेज्ड टू रिटेन देयर पोजेशंस इन वेस्टर्न इंडिया। और वेस्टर्न इंडिया यानी कि पश्चिमी भारत में वो अपने आप को ज़्यादा दिनों तक टिका के नहीं रख पाए, इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। गोवा remained with the Portuguese till 1968, after which it became a part of India। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी जो पुर्तगाली थे, पोर्तुगीज़ जो थे वो भारत में रहते थे। गोवा पे उनका पूरी तरीके से कब्जा था, बट 1968 में पोर्तुगीज़ जो थे वो गोवा छोड़कर चले गए और 1968 में ही जो भारत था उसमें गोवा को शामिल कर लिया गया, यानी कि गोवा जो था वो एक तरीके से भारत का पार्ट बन गया था। नेक्स्ट राइवल है द डच। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. They established their trading centers at Surat, Ahmedabad, Brouch, Nagapattinam and Masulipatinam। 17th सेंचुरी में डच भारत आए थे और वो भी यहाँ पर ट्रेड के पर्पज़ से ही आए थे कि यहाँ पे व्यापार करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। बट उन्होंने किया कि ट्रेड के बाद व्यापार के साथ साथ उन्होंने यहीं पर अपने सेंटर्स बनाए। कहाँ पे सेंटर्स बनाए थे? सूरत में, अहमदाबाद, ब्रॉच, नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम। यहाँ पर उन लोगों ने अपने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। हाउएवर दे इवेंचुअली शिफ्टेड देयर अटेंशन टू द फार ईस्ट एंड एस्टैब्लिश अ कॉलोनियल एम्पायर इन जावा एंड इंडोनेशिया। उसके बाद उन्होंने अपना जो अटेंशन था वो दूर ईस्ट में फोकस करना स्टार्ट कर दिया और वहीं पर उन्होंने अपना कॉलोनियल एम्पायर जो था जावा और सुमात्रा में, ठीक है, जावा और इंडोनेशिया में उन्होंने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट राइवल वाज द फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इन 1664। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1664 में भारत में इस्टेब्लिश की गई। सॉट टू एक्सपेंड इट्स बेस in India and posed a tough challenge to the English East India Company। फ्रेंच जो थे उनको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी टफ चैलेंज देना पड़ा। द अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया वर पौंडीचेरी, नाउ पुडुचेरी, चंदर, नागौर, माहे, कराईकल। फ्रेंच सेटलमेंट जो था वो भारत में पौंडीचेरी में, चंदर नागौर में, माहे में और कराईकल में था। इन्हीं स्थानों पर उन्होंने अपने अपने सेंटर्स स्टैब्लिश किए थे। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन सूरत इन 1668। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो 1668 में सूरत में इस्टेब्लिश की गई थी। इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी व्हेन डुप्लेक्स वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर, हिज एम्बिशन टू इस्टेब्लिश अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया ब्रॉट हिम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश। जब डुप्लेक्स को गवर्नर बनाकर यहाँ भेजा गया तो उसका एम्बिशन था, उसकी इच्छा थी कि जो इंडिया है उसको ब्रिटिशर्स से पूरी तरीके से अपने हाथों में ले, यानी कि पूरी पावर जो है, पूरा कंट्रोल जो है वो डुप्लेक्स अपने हाथों में लेना चाहता था और यही उसकी मंशा थी। इसीलिए फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे उनमें वो बहुत ही टफ राइवल्स थे, वो एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर देते थे और इसी वजह से दोनों में काफ़ी फाइट्स भी होती रहती थी और मनमुटाव भी चलता रहता था। तो स्टूडेंट्स, ये जो राइवल्स हमने पढ़े इन्हीं को आप दोबारा पढ़िएगा, स्टडी करिएगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।